हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 24 और 25 दोनों को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड नंबर 24 के साथ, जिसका नाम है रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग। कहानी में अब तक तांजीरो और नेजुको डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मास्टर से मिलते हैं, जहां उनकी मुलाकात सभी हाशिरा से भी होती है। मास्टर तांजीरो और नेजुको को एक साथ ट्रैवल करके दुनिया को बचाने की परमिशन दे देते हैं, जिसमें उन्हें उरोकोडाकी और गियू ने मदद की होती है। फिर दोनों को शिनोबू अपने साथ बटरफ्लाई मैंशन ले आती है, जहां तांजीरो को जेनित्सु और इनोसुके भी मिल जाते हैं। अब एपिसोड में फ्लेम हाशिरा रेंगोकू अपने अगले मिशन पर जा रहा होता है, जिसमें उसकी मुलाकात हाई लेवल के 12 किजुकी से हो सकती थी। शिनोबू उसे ऑल द बेस्ट कहती है और बोलती है कि अगर तुम वहां जा रहे हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। रेंगोकू फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जेनित्सु फिर वही दवाई खाने के चक्कर में रो रहा होता है और वहां की हेड केयर टेकर ओई उस पर गुस्सा करती रहती है। वो फिर तांजीरो के पास दवाई लेकर आती है, जिस पर तांजीरो उसे चुपचाप पी जाता है और जेनित्सु को लगता है कि उसे कोई अच्छी दवाई पिलाई जा रही है। इतने में कमरे में मुराता आ जाता है, जिसे देखकर तांजीरो बेहद खुश होता है कि मुराता सही सलामत है। जेनित्सु पूछता है ये कौन है, जिस पर तांजीरो बताता है कि मुराता ने भी हमारे साथ पहाड़ में लड़ाई की थी। मुराता को फिर पता चलता है कि जेनित्सु एक मकड़ी बनने वाला था और उससे बचने के बाद उसके हाथ छोटे हो गए हैं। वहीं इनोसुके ने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की होती है। ओई फिर जेनित्सु पर गुस्सा करने लगती है, जिस पर जेनित्सु भागकर तांजीरो के पास आ जाता है। ये सब देखकर मुराता को बुरा लगने लगता है, जिस पर वो बताता है कि वो हाशिरा की मीटिंग में गया था और वो सभी बहुत डरावने हैं। मगर उसे ये मालूम नहीं होता कि शिनोबू उसके पीछे खड़ी है। शिनोबू को देखते ही मुराता वहां से जल्दी से भाग जाता है। शिनोबू अब बताती है कि कल तुम्हारी रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें तांजीरो और इनोसुके तुम्हें जाना है और अगले दिन से जेनित्सु को। दोनों अगले दिन ट्रेनिंग पर चले जाते हैं और जेनित्सु अकेला रूम में उनके आने का इंतजार करता है। जैसे ही दोनों दोस्त वापस आते हैं, जेनित्सु देखता है कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और जेनित्सु बहुत डर जाता है। अब अगला दिन आता है जब जेनित्सु को भी ट्रेनिंग पर जाना होता है। तांजीरो और इनोसुके बहुत ही दुखी होकर जाते हैं, जिससे जेनित्सु बहुत डरा होता है। पहुंचने के बाद ओई जेनित्सु को बताती है कि सबसे पहले उसकी तीनों स्टूडेंट्स जेनित्सु की बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगी। उसके बाद उसे कानाओ के साथ एक गेम खेलना है, जिसमें उसे कानाओ का कप रोककर उसके मुंह पे चाय फेंकनी है। तीसरे राउंड में उसे खुद ओई के साथ मैच खेलना है। ये सुनकर जेनित्सु चुप हो जाता है और तांजीरो और इनोसुके को बहुत गुस्से से बाहर ले जाता है। इनोसुके और तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता और बाहर आने पर जेनित्सु उन्हें मारने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों का कल का दिन कितना अच्छा गुजरा है। तुम दिन भर लड़कियों से अपनी मसाज करवा रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे और उनसे फाइट कर रहे थे। उसके बावजूद तुम्हारा मुंह उतरा उतरा हुआ था। ये तो जन्नत है भाई, जन्नत। तीनों फिर अंदर आ जाते हैं, जहाँ जेनित्सु खुशी खुशी सारे टास्क कर लेता है, मगर आखिर में ओई से हार जाता है। इनोसुके में भी हिम्मत आ जाती है और वो सभी राउंड जीत जाता है। मगर वो तीनों कितनी भी कोशिश कर लें, कभी भी कानाओ से कप वाला राउंड नहीं जीत पाते थे, बल्कि ये तीनों कानाओ को छू तक भी नहीं पा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीते और इनोसुके और जेनित्सु ने ट्रेनिंग पर आना बंद कर दिया। एक रात तांजीरो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने रूम में जा रहा होता है। वो सोचता है कि कानाओ में भी वो बात है जो हाशिरा में है, उसे हराना बहुत मुश्किल है। तभी उसे पीछे से ओई की स्टूडेंट आवाज लगाती है और उसे रोककर टॉवेल देती है। वो पूछती है क्या तांजीरो भी पूरा दिन और पूरी रात टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग इस्तेमाल करता है? तांजीरो शॉक हो जाता है और पूछता है क्या असलियत में कोई ऐसा कर सकता है? तब उसे पता चलता है कि सभी हाशिरास और कानाओ दिन रात ये टेक्निक यूज करके इतने स्ट्रॉन्ग बने हैं। तांजीरो भी अब ब्रीदिंग प्रैक्टिस करने लग जाता है, पर शुरुआत में उसे काफी मुश्किल होती है। उसकी मदद करने ओई की स्टूडेंट आती है और उसे मिट्टी के पॉट्स देती है। वो तांजीरो को बताती है कि शिनोबू जब भी कानाओ को ट्रेन करती है, वो उसे इन पॉट्स में फूंक मारने को कहती है, जो कि इतनी तेज हो कि ये पॉट्स टूट जाएं। और तो और ये पॉट्स नॉर्मल पॉट्स से बहुत मोटे भी होते हैं। तांजीरो शॉक हो जाता है, इतनी नाजुक लड़की ऐसा कर लेती है। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है और उसे एहसास होता है कि अब वो पहले से और भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है।
एक रात वो छत पर बैठकर ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसके पास शिनोबू आ जाती है। वो बताती है कि मुझे खुशी है कि नेजुको के सहारे ये उम्मीद है कि इंसान और डीमन दोस्त बन सकते हैं। तभी तांजीरो को शिनोबू के पास से गुस्से की स्मेल आने लगती है। शिनोबू ये सुनकर शॉक हो जाती है और बताती है कि उसे डीमंस पसंद नहीं है, क्योंकि उनके कारण उसकी बड़ी बहन की मौत हो गई थी। तो जब भी वो डीमंस को देखती है, उसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जाता है। उसके अंदर एक नफरत है जो बाकी हाशिरास भी महसूस करते हैं। शिनोबू की बहन एक बहुत अच्छी इंसान थी जिसे डीमंस पर दया आती थी, पर शिनोबू ऐसा नहीं सोच पाती है क्योंकि डीमंस सिर्फ झूठ बोलते हैं और खुद को बचाने के लिए इंसानों को मारते हैं। फिर वो तांजीरो से कहती है, चाहे जो हो जाए अपनी बहन की आखिरी सांस तक रक्षा करना। तुम वो कर रहे हो जो मैं भी नहीं कर पाई, तो मुझे खुशी है। शिनोबू वहाँ से चली जाती है और तांजीरो दोबारा प्रैक्टिस करने लग जाता है। अगले एपिसोड का नाम है सुगोकू कानाओ त्सुयुरी। अगले दिन तांजीरो ओई की तीनों स्टूडेंट्स के पास आता है। तुम्हें मेरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस में मदद करनी पड़ेगी। मेरे सोने के बाद जब भी मैं टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग करना बंद कर दूं, तो तीनों स्टूडेंट्स मिलकर मुझे उठा देना, ताकि मैं सोते हुए भी वैसी ही ब्रीदिंग करूं। अब जैसे ही रात में तांजीरो सोने जाता था, तीनों स्टूडेंट्स उसके पास आकर खड़ी हो जाती थीं, और जैसे ही तांजीरो ब्रीदिंग टेक्निक छोड़कर खर्राटे मारने लगता था, स्टूडेंट्स जमकर उसकी पिटाई करते थे। वहीं जेनित्सु और इनोसुके बस ये सब देखते रहते थे। ट्रेनिंग पर भी तांजीरो अकेले ही आया करता था और वो स्ट्रॉन्ग भी बनता जा रहा था। उसमें इतनी पावर्स आने लगी थी कि वो कानाओ को भी हराने के काफी करीब आ गया था और उसने छोटा वाला पॉट भी तोड़ना शुरू कर दिया था। जेनित्सु को ये सब देखकर बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी तांजीरो की तरह नहीं होता है। अगले ही दिन फिर जेनित्सु सुबह जल्दी उठ जाता है और चुपचाप अपनी कड़वी दवाई पी लेता है। दवाई पीते ही जेनित्सु देखता है कि इनोसुके भी उठ गया है और जेनित्सु को ट्रेनिंग पर चलने को कहता है। चलो ट्रेनिंग पर। दोनों शिनोबू के पास आ जाते हैं, जहां शिनोबू उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताती है जो तांजीरो कर रहा था, पर दोनों 5 मिनट में ही थक जाते हैं। तांजीरो बताता है कि मैं खुद भी 24 घंटे ऐसा नहीं कर पाता और तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, पर उनमें हिम्मत नहीं आ पाती है। इससे शिनोबू इनोसुके के पास जाती है और चैलेंज देती है, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? मुझे लगा था तुम स्ट्रॉन्ग हो। इससे इनोसुके को गुस्सा आ जाता है और वो प्रैक्टिस के लिए मान जाता है। फिर शिनोबू जेनित्सु का हाथ पकड़कर बड़े ही प्यार से उसे प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और जेनित्सु तो बस एक झटके में तैयार हो जाता है और दोनों तुरंत बाहर जाकर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शिनोबू कानाओ को भी उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए बोलती है, जिस पर कानाओ दूर खड़ी होकर तीनों को देखती है और एक सिक्का उछालती है। वो पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जब वो छोटी थी और अपने डैड के साथ रहा करती थी, जो कि बहुत गरीब और एब्यूजिव थे। वो अपने बच्चों को भूखा रखते थे और मारते थे। एक दिन उन्होंने कानाओ को रस्सी से बांधा और मार्केट में उसे बेचने के लिए ले आए। उसी वक्त शिनोबू और उसकी बड़ी बहन भी वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उस आदमी को रोका और बच्ची से उसका नाम पूछा, मगर वो चुप थी। उस आदमी ने कहा कि इसका कोई नाम नहीं है और तुम्हें ये इतनी पसंद है तो इसे खरीद लो। आदमी बहुत बदतमीज था और शिनोबू की बहन ने उससे कानाओ की रस्सी को छीना और शिनोबू ने हवा में पैसे उड़ा दिए। दोनों फिर बच्ची को अपने साथ भगा कर ले गए और वो आदमी उनका पीछा करने की जगह अपने पैसे उठाता रहा। तब से कानाओ शिनोबू और उसकी बहन के साथ ही रहने लग गई थी, पर अपने साथ हुए टॉर्चर की वजह से वो कुछ बोलती नहीं थी। वो बिना बोले खाना भी नहीं खाया करती थी। तो शिनोबू की बहन ने उसे एक सिक्का दिया और कहा कि तुम्हें जब भी कोई फैसला करना हो तो इस सिक्के को उछाल कर फैसला करना। और तभी से कानाओ उस सिक्के के सहारे अपनी जिंदगी जीती आ रही है। अब कानाओ वापस प्रेजेंट में आ जाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसने सिक्के के जरिए फैसला किया था कि उसे तांजीरो और बाकी के लोगों से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। कुछ टाइम बाद तांजीरो का कासुगाई क्रो आता है और बताता है कि तुम्हारी नई तलवार आ रही है। तांजीरो खुश हो जाता है और इनोसुके को लेकर अपनी तलवार लेने बाहर आ जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि हेगेनजुका, जिसने तांजीरो की तलवार बनाई थी, वो बेहद गुस्से में है, क्योंकि तांजीरो ने उसकी बनाई तलवार तोड़ दी और वो आते ही तांजीरो पर चाकू से वार करने लग जाता है। तांजीरो बच जाता है, लेकिन उसे काफी मार खानी पड़ती है। हेगेनजुका के साथ एक और आदमी आया होता है जिसने इनोसुके की तलवार बनाई है। वो बताता है कि हेगेनजुका को अपनी तलवारों से बहुत प्यार है, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है। इनोसुके को फिर उसकी 2 तलवारें मिल जाती हैं। वो फिर चुपचाप बाहर आ जाता है
और एक अच्छा सा पत्थर देखकर वो अपनी दोनों तलवारों में छेद करने लग जाता है। ये देखकर हेगेनजुका के दोस्त को भी अब गुस्सा आ जाता है और वो इनोसुके को मारने जाता है, पर तांजीरो उसे जैसे तैसे रोक लेता है। इधर इनोसुके उन तलवारों को पत्थर से पीट पीट कर अपनी पहली वाली तलवारों की तरह बना लेता है और खुश हो जाता है। रात में तांजीरो के सोने के बाद तीनों बहनें उसके पास आती हैं और देखती हैं कि तांजीरो सोते टाइम भी अब ब्रीदिंग टेक्निक ही इस्तेमाल करने लगा है। वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि आखिरकार कानाओ को पकड़ लेता है और कप वाले गेम में भी उसे हरा देता है। पर वो कानाओ के मुंह पर चाय फेंकने की जगह कप उसके सिर पर रख देता है और बहुत खुश रहता है। जेनित्सु और इनोसुके उसे देखकर जोश में आ जाते हैं और जमकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। कई दिनों बाद तांजीरो शिनोबू के पास चेकअप करवाने आता है और शिनोबू बताती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। तांजीरो फिर शिनोबू से हिनोकामी कागुरा के बारे में पूछता है, मगर शिनोबू ने ये चीज कभी नहीं सुनी होती है। फिर तांजीरो उससे फायर ब्रीदिंग के बारे में पूछता है, पर उस बारे में भी शिनोबू कुछ नहीं जानती। पर वो कहती है फ्लेम हाशिरा रेंगोकू को इस बारे में जरूर पता होगा, तो तुम उससे मिलकर इस बारे में पूछ लेना। तांजीरो वहाँ से निकलकर नेजुको के पास आ जाता है और देखता है कि वो अभी तक सो रही है। तांजीरो उसके पास बैठ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम सोकर खुद को एनर्जी देती हो, मगर जब तुम नहीं उठती ना तो मैं डर जाता हूँ। तांजीरो फिर कहता है कि तुम्हें वापस इंसान बनाने के लिए मुझे बड़े डीमन से लड़ना ही पड़ेगा और वो दोनों भी मेरे साथ हैं, तो मुझे हिम्मत मिलती है। फिर तांजीरो मन में सोचता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? तभी उसे नेजुको की आवाज आती है, मैं जानती हूँ आप कर लोगे बड़े भैया। तांजीरो पीछे मुड़ता है पर देखता है कि नेजुको तो सो रही है। तांजीरो उसे फिर थैंक्स कह देता है। वहीं दूसरी तरफ एक ट्रेन में नया डीमन आया होता है जो लोगों को खाते जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगला एपिसोड सीजन 1 का आखिरी एपिसोड होगा जिसके साथ मुगान ट्रेन आर्क शुरू हो जाएगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा कोई भी एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।